अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिज़िक्स ऑसिस। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, या इसको हम सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी कहते हैं। ये टॉपिक ख़ास तौर पर फिज़िक्स के बहुत से चैप्टर्स में बार बार यूज़ होता है, इसलिए इसको समझना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती क्या है हमारे पास। जब कोई फिज़िकल सिस्टम किसी एक एक्सिस, यूजुअली हम जो है ना वो जी एक्सिस लेते हैं, कि गिर्द घूमने के बाद भी बिल्कुल सेम नज़र आए, तो हम कहते हैं कि ये उस सिस्टम में सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। यानी आप सिस्टम को जी एक्सिस के अराउंड रोटेट करें, चाहे जितना भी आप उसको घुमाओ, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो, तो इसका मतलब है कि सिस्टम हर एंगल पर सेम बिहेव करता है, जो कि हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ताकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे पास क्लियर हो जाए। हमारे पास एग्जांपल है फर्स्ट, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। ये क्या है कि अगर एक सीधी वायर है, ठीक है, हम स्ट्रेट सीधी वायर की बात करें, जो कि बहुत लंबी हो और उसमें करंट फ्लो हो रहा हो, तो आप वायर के गिर्द अगर आप घूमेंगे तो आपको जो वायर है ना वो हर सिचुएशन में क्या है, वो सेम नज़र आएगी। दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर को जी एक्सिस के अराउंड रोटेट करो तो शेप बिल्कुल चेंज नहीं होती, तो ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो करता है हमारे पास। इसी तरह अगर हम एक पाइप को ले लेते हैं कि पाइप के गिर्द भी अगर आप घूम कर देखा जाए तो हर एंगल से वो सेम ही लगता है। इन सब एग्जाम्पल में एक कॉमन बात है कि सिस्टम एक्सिस के गिर्द घूमने से चेंज नहीं होता, तो यही हमारे पास इसकी सिमेट्री है। अब सवाल है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश हमारे पास आती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये भी क्वेश्चन माइंड में आता है कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत या हमने इसको लिया। तो इसका जो जवाब है ना वो बड़ा सिंपल है। जब हम सिस्टम सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो करता हो, जो भी सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम को मुश्किल बना लेते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सोल्यूशन को बहुत ही ईजी और आसान कर देती हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, एंगल अराउंड एक्सिस है या हाइट अलोंग एक्सिस है, वो हम देख के हम उसको यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन एक और हमारे पास माइंड में आता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहाँ यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि फिज़िक्स के किन फील्ड्स में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें, तो इनफाइनाइट हमने एक वायर की बात की, तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के गिर्द हर डायरेक्शन में फील्ड सेम होता है, इसलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बेस्ट चॉइस होती है कि हम उसके ज़रिए इसको कैलकुलेट कर लें। दूसरा हमारे पास है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होती है तो वायर के गिर्द सर्कुलर फील्ड होती है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल सिमेट्री फॉलो करती है, तो इसलिए हम उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो पाइप के सेंटर से दूरी पर वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड करती है, एंगल पर नहीं करती, इसलिए सिलेंड्रिकल सिस्टम जो है ना वो यूज़ होता है। हीट कंडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि रॉड्स के अंदर जो हीट फ्लो होती है हमारे पास, टेम्परेचर जी एक्सिस और रेडियस के साथ चेंज होता है, तो उसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। सेम क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो वेव फंक्शन जिनमें एक्सियल सिमेट्री हमारे पास होती है, जैसे रूम या क्वांटम सिस्टम्स जहाँ रोटेशन सिमेट्री हो, तो वहाँ हमारे पास क्या आता है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं जहाँ सिस्टम्स के शेप या बिहेवियर सिलेंडर जैसा होता है, जैसे कि इनफाइनाइट लंबी चार्ज शीट हमारे पास होती है। उसके अलावा उस चार्ज वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात कर लें, या क्या है कि सिलेंड्रिकल जो रॉड्स हमारे पास होते हैं उनमें हीट जो है ना वो फ्लो कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्रॉब्लम को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसलिए हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन अ डिस्टेंस, तो क्या होता है कि ये जो इसमें नीड्स पैदा होती है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस हमारे पास होता है, ठीक है, या हम कहते हैं एंगल्स और उसकी जो हाइट हमारे पास होती है,
उन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम ने ये समझ लिया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्यों चाहिए, तो हमारे पास नेक्स्ट है कि हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है कि फॉर्मली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन हम करते हैं किस तरह कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट पी को हम 3 क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास है एस, फाई और जी। इनका फिजिकल मतलब क्या है, जो एस है उसका क्या मतलब, वो क्या बताता है कि ये पॉइंट का जी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताता है हमें, एस जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डायग्राम से भी अच्छे तरीके से देख लेते हैं। फिर जो सेकंड हमारे पास इसका है पॉइंट, वो है फाई। वो क्या करता है कि ये एक्स वाई प्लेन में जो पॉजिटिव एक्सिस से में एंगल होता है ना, एजीम्यूथल एंगल पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में, उसको मेजर करता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है जी। ये क्या होता है कि ये वर्टिकल हाइट कह लें या वर्टिकल डिस्टेंस कह लें, हमारे पास होता है जो बिल्कुल कार्टेशियन जी जैसी होती है। यानी एस फाई और जो हमें एस फाई पॉइंट है वो क्या करता है, वो पॉइंट का प्रोजेक्शन होता है एक्स वाई प्लेन में बताता है, और जी हमें उसकी हाइट बताता है। ठीक है, जी उसकी हाइट बताता है। ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब नेचुरली सवाल आता है कि ये जो सिलेंड्रिकल सिस्टम्स है वो कार्टेशियन का सिस्टम से कैसे हम इनको रिलेट करते हैं, तो उसका हमारे पास रिलेशन है कि हम इनका कैसे रिलेट करते हैं। अब हम सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के दरमियान रिलेशन को डिराइव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो ये है x जो है वो इज इक्वल टू एस कॉस थीटा, सेकेंड है y इज इक्वल टू एस साइन थीटा, और थर्ड है जी थीटा। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक पॉइंट P है किसी भी एक कोऑर्डिनेट्स में, इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, तो ये है ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस। और हमने ये कहा कि जो हमारे पास होता है एस क्या होता है कि वो बता रहा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी एक्सिस, तो ये हमारे पास जी एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें ये बता रहा है। सेकंड हमने देखा था फाई, तो फाई क्या आता है, हमने कहा था कि ये एंगल है, एजीम्यूथल एंगल है जो कि रोटेट करता है टूवर्ड एक्स एक्सिस से किसकी तरफ, वाई की तरफ, जो कि इंक्रीज करता है। थर्ड हमने कहा जो हमारे पास जी है वो क्या है, जी है वो प्रोजेक्शन होती है। तो यहाँ से हम एस जो है ना वो बिल्कुल प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के रेडियल डिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और फाई है वो एजीम्यूथल एंगल है। इसका मतलब है कि एक्स और जो वाई एंगल है ना और डिस्टेंस से मिलकर बनते हैं। जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है, जबकि एक्स और वाई ना वो एंगल और डिस्टेंस से मिलकर बनती हैं। ठीक है, जो तो जी है वो सिर्फ जी इज इक्वल टू जी है, तो वो एक इंडिपेंडेंट है। अब जब कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास कि हमें ये देख लेना कि ये हमारे पास किस तरह डायरेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो जो हमारे पास इसके नेक्स्ट चीज़ है, हम देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल हैं वो किस तरह हमने इनको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की फॉर्म में हम इनको लेते हैं। यानी हमने ये देख लिया है कि क्योंकि ये वेक्टर एनालिसिस डायरेक्शन के बगैर जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए हम इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शंस को देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, जो कि है कार्टेशियन सिस्टम में यूनिट वेक्टर फिक्स होते हैं जो कि हमारे पास आई जे के होते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल सिस्टम में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें क्या आता है कि जो हमारे पास एस होता है वो जी एक्सिस से बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन में होता है। ये हमने इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो हमारे पास एस है वो जी डायरेक्शन से बाहर की तरफ इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा है, और इस तरफ फाई है वो एंगल की डायरेक्शन में है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, टेंजेंट के तौर पे, और जी है वो पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग है, हमें इसका ये वाली इसकी बता रहे हैं, ये वाली ये बात हो रही है। तो जी जो है वो क्या है कि टेंजेंशियल है, और फाई क्या है वो हमारे पास एंगल की डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल में है, और एस क्या है वो बाहर की तरफ है। तो ये थी हमारे पास कार्टेशियन की टर्म में हमने इसको देख लिया।
ये। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास है जो एस है वो क्या आता है cos फाई प्लस साइन फाई जे आई की फॉर्म में। इसी तरह फाई है वो माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे, और जो जी है वो इधर रेज हुआ लेकिन ये हमारे पास क्या है जी होता है। जी किसके इक्वल आ देगा, जी के ही इक्वल आ देगा। ठीक है। अब जब हमें डायरेक्शन भी समझ आ गई है कि हम किस तरह डायरेक्शंस लेते हैं यूनिट वेक्टर की, तो अगला स्टेप ये होता है कि हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी इनफाइनाइटेसिमल जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वो हमारे पास किस तरह डिस्क्राइब होता है। तो हम उसको देखते हैं इसके बाद। ये हमारे पास है, ठीक है। तो हमारे पास इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को हम देखते हैं। ये क्या आता है कि अगर कोई पार्टिकल सिलेंड्रिकल सिस्टम में थोड़ा सा मूव करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास है। एक उसका रेडियल डिस्प्लेसमेंट है, सेकंड उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड उसका हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। रेडियल डिस्प्लेसमेंट को हम डी एस से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एस डी फाई से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है वो डी जी से होता है। अगर हम इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट लें तो ये हमारे पास इसकी ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें तीनों को ऐड कर लेना आता है। ये एक्सप्रेशन हमें क्लियर ज्योमेट्रिकल पिक्चर देता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में मूवमेंट कैसे होती है। इसी डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट से हम जो क्या होता है कि हमारे पास एरिया और वॉल्यूम निकलते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इससे वॉल्यूम एलिमेंट भी निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट है। ठीक है, ये दिया हुआ है डी टॉ, जो हमारे पास डी टॉ इज इक्वल टू एस डी एस डी फाई और डी जी, ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम एलिमेंट्स है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन करते हैं कि ये एस का फैक्टर जो हमारे पास है वो इसलिए आता है क्योंकि रेडियस बढ़ने से आर्क लेंथ भी क्या हो जाती है, फिर हमारे पास इंक्रीज कर जाती है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना मेरे पास सर्कल्स है, ठीक है, और उसका रेडियस ये इतना है, लेकिन और पॉइंट इतनी बात करिए कि ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अगर सर्कल जैसे ही ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, रेडियस तो बड़ा होगा ही, तो क्या होगा उसकी जो उसकी आर्क लेंथ था वो भी कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उसके साथ। यहाँ से एस का फैक्टर इसलिए आता है तो क्योंकि रेडियस बढ़ने से क्या होती है, आर्क लेंथ भी बढ़ती है। अब ये हमारे पास डी टॉ इज इक्वल टू एस डी एस डी फाई डी जी है। अब ये कि नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आ जाती है रेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमने कोऑर्डिनेट्स देख लिया, अब उनकी रेंज देखते हैं। जब हमारे पास ज्योमेट्री क्लियर हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप हम कोऑर्डिनेट्स की लिमिट को डिफाइन करते हैं कि किस तरह उनकी कितनी लिमिट होती है। तो हमारे पास ये परमिसिबल रेंजेस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर एस की, फाई की और जी की, यानी रेडियस 0 से इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। हम अगर बात करें जा सकते हैं एंगल, फुल सर्कल, जो एंगल है वो फुल सर्कल कवर करता है, जो कि हमने देखा था फाई था हमारे पास, तो वो क्या था, इस तरह नहीं था, ये हमारे पास ये था, और ये एक्स एक्सिस से वाई की तरफ जा रहा है और ये इंक्रीज होता है, तो इसलिए ये इसकी जो रेंज है वो 0 से क्या लेके 2 पाई तक है, ठीक है। और जो हमारे पास जी एक्सिस है ना वो दोनों डायरेक्शन एक्सटेंड करती हैं उसकी, वो पॉजिटिव में ऊपर इस तरह था एक्स एक्सिस, तो वो पॉजिटिव में भी जाता है और वो नेगेटिव में भी जाता है। और जो हमारे पास एस है वो क्या था, हमने कहा था कि ये हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि 0 से लेके हमारे पास इन्फिनिटी तक होता है। अब ये कि हम सीरियस वेक्टर एनालिसिस में इंटर करते हैं, जो कि यहीं से असल में स्टार्ट होता है इसका। वो क्या है कि जहाँ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लाशियन आते हैं वहाँ हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर ऑपरेटर्स हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरह करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास पहले नंबर पे है ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या करता है कि जो
एंगुलर ग्रेडियंट स्केलर फील्ड का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन बताता है ना, यही हमें हमने ग्रेडियंट को देखा ना। तो वो क्या होता है कि अगर टर्म हमारे पास है स्केलर फील्ड है टी जो दिया टी इज इक्वल टू एस फाई जी और ग्रेडियंट इसका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखते हैं, तो हम क्या करेंगे इसका ग्रेडियंट लेंगे टी फंक्शन के साथ जो कि हमारे पास ये सिंपल आ जाता है। अब ये टर्म इधर 1/s जो है ना वो एक टर्म आई है, ये असल में क्या है एंगुलर टर्म में 1/s का फैक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम जो हमारे पास कर्व्ड है तो इसलिए हम सिलेंड्रिकल की बात करें तो सिस्टम कर्व्ड है तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s का आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ग्रेडियंट के बाद नेचुरली नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा आता है, वो हमारे पास होता है डाइवर्जेंस का। ठीक है, तो डिवर्जेंस का आता है, डिवर्जेंस हमें ये बताता है कि फील्ड किसी पॉइंट से बाहर निकल रही है या अंदर आ रही है, ये डिवर्जेंस ये हमें बताता है। तो अब जबकि हमारे पास वेक्टर वी ये है, वी उसको हमने वी एस फाई और जी तीनों कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया और इसका जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो डाइवर्जेंस ये हमारे पास फैक्टर आ जाएगा 1/s। सेम इसी तरह उस तीनों पे डाइवर्जेंस अप्लाई आ जाएगी। अब जब स्प्रेडिंग हमारे पास क्या है डाइवर्जेंस यही बताती है ना कि बाहर कोई फील्ड पॉइंट से कितनी बाहर की तरफ बढ़ रही है या कम हो रही है, वो हमें बताती है। इसके बाद ये कि जब हमें स्प्रेडिंग का पता चल जाएगा तो अगला हमारे पास ये होगा कि रोटेशन कितनी होती है। रोटेशन क्या है? जो कर्ल से डिस्क्राइब होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहेगा, हम इसकी कर्ल देखते हैं। तो कर्ल क्या आता है कि कर्ल वेक्टर फील्ड की रोटेशन टेंडेंसी बताता है, सिंपल। अब डाइवर्जेंस में हमने ये देखा ना कितनी डाइवर्ज हो रही है बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। उसके बाद ये कि क्या वो रोटेट हो रही है, उसका कर्ल हमारे पास थर्ड इसका फैक्टर आ जाएगा। कब कर्ल हम सिलेंड्रिकल सिस्टम में कर्ल का एक्सप्रेशन थोड़ा लेंथी होता है उसमें, क्योंकि हमने पहले डेल लेना होता है फिर क्रॉस उसकी प्रोडक्ट लेती होती है वी से और उसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसको जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरह हम लेते हैं। तो 3 अगर हमारे पास वैल्यू है ए बी सी, ये अगर डेल की वैल्यू और वी की हमारे पास सिंपल है ए बी और सी। और ये आपको पता है डिटेल टॉपिक जो हम कर्ल ऑफ कर्ल है वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप उधर से भी दे सकते हैं कि हम क्या करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं और जो सेकंड 4 वैल्यूज़ बच जाती हैं फिर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर सेकंड कॉलम और सेकंड फर्स्ट रो को छोड़ते हैं, इसी तरह थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के हम जो बाकी वैल्यू बच जाती हैं उनका हम ये लेते हैं। तो इस तरह जब हम लेते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है ना वो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये बताते हैं कि थोड़ा लेंथी होता है इसका एक्सप्रेशन, लेकिन हर टर्म्स फील्ड के रोटेशन के फिजिकल मीनिंग में ही रहता है क्योंकि वो बाय नहीं जाता। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है वो लैप्लाशियन होता है जो फिजिक्स के बहुत सी इक्वेशंस में डायरेक्टली अपीयर होता है, ठीक है, और हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी। लैप्लाशियन हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और पोटेंशियल प्रॉब्लम की बैकबोन होती है, ठीक है। मैं बोर्ड ज़रा क्लियर कर लूँ, ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है कि लैप्लाशियन इक्वेशन, वेव इक्वेशन और पोटेंशियल का एक बैकबोन है जो कि हमारे पास उसका जो वो अगर हम पहले सिंपल स्केलर जो है वो लें फिर उसका दोबारा से फिर अगर हम उसका डाइवर्जेंस लें तो हमारे पास लैप्लाशियन ऑपरेटर आ जाता है। तो ये हमारे पास होता है। तो स्टूडेंट्स जब सिस्टम सिलेंड्रिकल सिमेट्री शो करे तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स प्रॉब्लम को सिंपल सिमेट्री और मैथमेटिकली मैनेजेबल बना देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ऑपरेटर्स को न्यूमेरिकल और फिजिकल प्रॉब्लम्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।